नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका 60 डेज 60 क्लास चैलेंज में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 60 दिनों में 60 क्लासें, जिसमें हम कंप्लीट मैथमेटिक्स सीखने वाले हैं और बेसिक से लेकर टॉप का। चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, या आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हमारा फोर्थ डे है, डे नंबर 4 है, जिसमें हम रेशो और प्रोपोर्शन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अब से पहले 3 क्लास रेशो प्रोपोर्शन की हो चुकी है, तो जिस बच्चे ने वो क्लासें नहीं देखी, जाके एक बार वो क्लासें देख लीजिए, तभी यहां से चीजें को क्लियर होगी। जो बच्चा पहली बार जुड़ रहा है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि यहां पर मिलेंगी इस क्लास की पीडीएफ, जो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ सॉल्यूशन सहित, और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसके जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले हमने जो लास्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ा था, वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि सर हमारे पास दो वैल्यूज का रेशो होता था, उनमें सेम डाटा जोड़ दिया जाता था या सेम डाटा घटा दिया जाता था, नया रिजल्ट हमें मिलता था, और जब वो नया रिजल्ट मिलता था हम दोनों रेशो में डिफरेंस को सेम कर लेते थे। इतनी सी कहानी आपको पता है। अब आपके समझ में ये बात भी आनी चाहिए कि अगर हम जो डाटा जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं वो अलग अलग हो तो क्या करेंगे, जैसा कि आपके पास क्वेश्चन में है। बोल रहा है क्वेश्चन में बिफोर द बैटल, यानी कि युद्ध से पहले। अच्छा, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं और हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप हिंदी में पढ़ सकते हो। बिफोर ए बैटल द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन इन आर्मी वाज, इन आर्मी वाज क्या था बेटा, ये था आपका 5:3, यानी कि जब युद्ध शुरू हुआ उससे पहले जो आर्मी में टैंक और जहाज थे, जो वायुयान थे यानी कि विमान थे, उनका रेशो 5:3 था बेटा। ड्यूरिंग द वार 1000 टैंक्स वर डेस्ट्रॉयड, यानी कि वार के दौरान 1000 तो टैंक बर्बाद हो गए और 800 प्लेन बर्बाद हो गए, यानी कि 1000 टैंक कम हुए और 800 विमान कम हुए। दोनों चीजों में क्या है, कमी है। ध्यान से बात समझना, दोनों चीजों में कमी है। ठीक है बेटा। अब उसके बाद में बोल रहा है द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन बिकम्स 2:1, तो जो नया रेशो बना टैंक और प्लेन का वो 2:1 बन गया। ये नया रेशो बन गया, बिकम्स 2:1। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर, यहां तक की बात समझ में। व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वार? अब इस बात को समझो, हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वार, यानी कि युद्ध के बाद जो टैंक थे उनका अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा गया है। बेटा दो तरीके से क्वेश्चन को करूंगा, मैं आपको बताऊंगा आगे इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, उन पैटर्न के क्वेश्चन में मैं आपको जो बेसिक यहां बताने वाला हूं वो नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा हमें एग्जाम में किस अप्रोच से करना है वो बताऊंगा। अभी आपको मैं बेसिक समझा रहा हूं, किस तरीके से हम बेसिक को लेके चलते हैं वो बात भी आप समझ लो। देखो, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड, सर बेसिक क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? आप सबसे पहले ये बात समझना बेटा, आपसे पूछा क्या गया है। क्या बात नोट करनी है कि आपसे पूछा क्या गया है, ये बात नोट जरूर कर लेना। और यहां पे पूछा गया है नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वार, यानी कि युद्ध के बाद टैंक कितने थे। इसका मतलब आपका आंसर यहां से निकल के आएगा। किससे निकल के आएगा? युद्ध के बाद वाले रेशो से। तो बेटा अगर युद्ध के बाद वाले रेशो से निकल के आएगा तो बताओ, इस रेशो को एक्स की फॉर्म में मान लो, यानी कि युद्ध के बाद अगर टैंक्स 2x थे तो बेटा विमान आपके x थे युद्ध के बाद, और युद्ध का बाद मतलब कमी के बाद। अब एक बात बताओ, जो यहां पर आपके टैंक बर्बाद हुए वो जोड़ लो 1000, और जो विमान बर्बाद हुए वो भी जोड़ दो 800। तो आप ये बताओ, जो युद्ध से पहले वाला हो जाएगा ना, ये युद्ध से पहले कितने थे? आप बोलोगे 2x + 1000 x + 800। क्या ये रेशो आपका बन जाएगा 5:3? ये युद्ध से पहले का है। आप बोलोगे हाँ सर, सही बात है। अब देखो बेटा, हमने इसको x की फॉर्म में इसलिए माना कि यहां से डायरेक्ट आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे बोलेंगे, सर युद्ध से पहले 5x थे, ये 3x थे, इसमें से 1000 घटा दो, इसमें से 800 घटा दो, और ये नया रेशो बन जाएगा 2:1। मैं मानता हूं यहां से क्वेश्चन होना पॉसिबल है,
लेकिन बेटा आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो निकालोगे x की हेल्प से, वो युद्ध से पहले कितने टैंक थे वो आएंगे, उसके बाद वापिस एक स्टेप जाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। डन है बातें? अच्छा, इससे ये भी बात आपके समझ में आ रही होगी, जो मैं आपको शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा उसको भी मैं यहाँ से रिलेट कर पाऊंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है ताकि आप कैलकुलेशन कर पाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई सभी बच्चे जानते हैं, वज्र गुणा जिसको बोलते हैं हिंदी में। आपने गुणा करी तो 3 की 2 में गुणा करोगे तो 6x आएगा, और 3 की 1000 में करोगे तो 3000 आएगा। बेटा इसी प्रकार से x में करोगे तो 5x आएगा, और यहाँ पे 8 पंजे 40, 4000 आएगा। अब देखो इस 5x को इधर ले जाओ, ये 6x है, 5x घट जाएगा, इधर 4000 है, ये 3000 हो जाएगा घट के। अब देखो क्या x का मान 1000 आ जाएगा, x का मान क्या है 1000। अब देखो आपके पास x का मान 1000 है, आपसे पूछा है बताओ युद्ध के बाद कितने टैंक थे, तो बेटा टैंक वाला रेशो ये ऊपर वाला है यानी कि 2x, तो 2x का मान बता दो, तो आप बोलोगे 2x का मान आएगा 1000, 1000 गुणा 2 यानी कि 2000। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। क्लियर है? ये था बेटा बेसिक। अब इस बेसिक के साथ अप्रोच क्या है वो बात आप समझ लो। देखो पहले अप्रोच को शुरू करने से पहले इस बात को समझ लो बेटा, हम क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करते हैं, जहां से हमसे आंसर निकलने वाला है या आंसर आने वाला है, यानी कि इसको हमने x की फॉर्म में माना। अब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, अगर आप चाहते हो इस क्वेश्चन में शॉर्ट अप्रोच करना, चाहते हो कि सीधा सीधा आपका आंसर आए, तो सबसे पहले यही रेशो जिससे आंसर आएगा उसको लिख लो आप, उसको क्या कर लो, लिख लो आप बेटा। डन है बात है? तो आप बोलोगे सर ये है 2:1। ठीक है बेटा, इसके बाद जो भी क्वेश्चन में दूसरा रेशो है उसको लिख लो। आप बोलोगे 5 और 3, 5:3। इतना सा हमने बिना सोचे समझे कर दिया, क्योंकि आंसर तो आएगा 2:1 से, हमने 2:1 को ऊपर लिख लिया। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन में दूसरा रेशो है हमने उस दूसरे रेशो को लिख लिया। आप बोलोगे हाँ सर। अब ध्यान से बात समझना बेटा, आपके टैंक कितने बर्बाद हुए थे, आप बोलोगे 1000, और आपके विमान कितने बर्बाद हुए थे, आप बोलोगे 800। तो इनको लिख लो, लेकिन इनसे पहले एक बात ध्यान रखना बेटा, बहुत जरूरी है समझना इस बात को, जो बताने वाला हूं। बहुत कम होते हैं जो आपको ये बात बताते हैं, इस बात को समझो बेटा। अब देखो आप एक बात बताओ, अगर हम युद्ध के बाद से पहले पे जाएंगे तो ये डाटा जुड़ रहा होगा, दोनों जगह जुड़ रहा होगा। अगर हम युद्ध के पहले से बाद में जाएंगे, यहां से बाद वाले में जाएंगे तो घटाना पड़ेगा, यानी कि दोनों जगह माइनस हो रहा होगा। अब मैं आपसे ये बात बोलना चाह रहा हूं, अगर दोनों जगह एक ही साइन हो तो आप उस साइन का प्रयोग मत करना बेटा। ठीक है, दोनों जगह प्लस हो तो भी नहीं करना, दोनों जगह माइनस हो तो भी उस साइन का यूज नहीं करना, सीधा सीधा नंबर का यूज करना है। लेकिन अगर एक जगह कम हो रहे होते और एक जगह ज्यादा हो रहे होते तो आपको प्लस और माइनस का यूज करना होता। ये बात दिमाग में सेट कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन में फंस जाओगे। देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है, बीच वाले नंबर्स को देखना है। बीच में नंबर्स क्या है, 5 और 3। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार तो ऊपर की तरफ कर दो और एक बार नीचे की तरफ कर दो। जब ऊपर की तरफ करोगे तो आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर मिलेगा आपको, वो मिला आपका 6। कितना मिला बेटा, 6। ध्यान से बात समझ लो, मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, 6 मिला। अच्छा, आपने इसकी इसमें करी तो आपको 5 मिला। अब ये मत देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बस आप ये देखो इनका डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे इनका डिफरेंस है 1। इसका मतलब रिजल्ट में जो आएगा वो 1 रेशो का मान निकल के आने वाला है। क्या निकल के आने वाला है, 1 रेशो का मान निकल के आने वाला है। क्या बात समझाई मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जो दो नंबर आएंगे उनका डिफरेंस देख लो, अंतर देख लो, ये मत देखो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अच्छा, अगर इनकी यहां पे गुणा करोगे तो आप बोलोगे 8 पंजे 40 आया, यानी कि 4000 आया। ठीक है, आप इसकी यहां पे गुणा करोगे तो आप बोलोगे 3000 आया। अब आप बताओ ये 4000 और 3000 इन दोनों का अंतर क्या है, तो आप बोलोगे 1000। तो इसका मतलब 1 रेशो का मान 1000 के बराबर है। इसका मतलब 1 रेशो का मान किसके बराबर है बेटा, 1000 के बराबर है। आपसे जो पूछा है वो बता दो।
आपसे पूछा है बताओ टैंक कितने थे पहले, तो आप बोलोगे 2 रेशो थे, तो 2 रेशो का मान हो जाएगा 2000 2000। दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बातें? अब बेटा मैं इस चीज को इसको एग्जाम में यूज करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? एग्जाम में मैं इसी को यूज करने वाला हूं। ठीक है, डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर बात बिल्कुल सही है और समझ में भी आ गई। देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? अच्छा कॉपी हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं बेटा। ठीक है, देखो ध्यान से, बोला द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ सीमा एंड दर्शन, दर्शन और सीमा की इनकम का रेशियो दिया है, और वो रेशियो कितना दिया है? आप बोलोगे वो रेशियो दिया है 2:3। किसका? इनकम का रेशियो। दे सेव, वो बचाते हैं 15,000 तो सीमा बचाती है, और 9,000 क्या होता है बेटा? दर्शन बचाता है। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले सीमा का होगा और फिर दर्शन का होगा। अब इसका मतलब जो भी कमाते थे उसमें से 15,000 तो सीमा ने बचा लिए और 9,000 दर्शन ने बचा लिए। इसका मतलब हुआ कि इन्होंने बाकी बची धनराशि क्या कर दी? खर्च कर दी। अब आप एक बात बताओ, आपको ये बात तो पता ही होनी चाहिए, ये बात तो सब बच्चों को पता होनी चाहिए कि सर इनकम जो होती है वो 2 चीजों का सम होता है। क्या? एक्सपेंडिचर जो आपने खर्च कर दिया और जो आपके पास बचा सेविंग। क्या बेटा? सेविंग्स। यस, आप बोलोगे यहां सर अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दोगे, खर्चा घटा दोगे, यानी कि आय में से अगर खर्च घटा दोगे, आय में से खर्च घटा दोगे तो क्या बचेगी बेटा? आप बोलोगे सर सेविंग बचेगी। और अगर सेविंग को घटा दोगे तो बेटा आपका खर्च बचेगा। ये तो इनका रिलेशन होता है, ये आपको सबको पता होना चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ये एनटीपीसी 2025 का ही क्वेश्चन है, 2025 में ही पूछा गया है। बोला द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 12:9। यहां पे उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया बेटा 12:9 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो, किसका रेशियो? एक्सपेंडिचर का रेशियो। देन व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सीमा, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सीमा एंड दर्शन। अच्छा पहली बात तो बेटा आप यहां से एक बात समझ सकते हो, सर ये जो है ना इनका टोटल एक्सपेंडिचर, एग्जाम का पर्पज से बता रहा हूं, टोटल एक्सपेंडिचर जो है इन दोनों नंबर का सम होना चाहिए 31, और 31 से अगर एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो आपका आंसर है। ठीक है, अगर एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो आंसर है। क्यों? क्योंकि आपसे एक्सपेंडिचर पूछा और एक्सपेंडिचर तो यही है। आप बोलोगे हाँ सर बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सोल्व कैसे करें सर? देखो सोल्व करने के लिए आपको जो पूछा है उस रेशो को सबसे ऊपर लिखो। आपने लिखा 12 और बेटा 19। उसके बाद दूसरा रेशो लिखो। दूसरा रेशो क्या है? ये वाला 2 और 3। आपको पता है अगर हम इनकम के रेशो से खर्चे के रेशो में से आएंगे तो ये 15,000 सेविंग घटानी पड़ेगी और दूसरे की भी घटानी पड़ेगी, यानी कि दोनों जगह माइनस है तो यूज नहीं करना साइन का। तो ये 15,000, ये 15,000 और ये आपका बेटा कितना? 9,000, 9,000। डन हुई बात है, इतना सा हमने लिख लिया। अब करना क्या है? अब सीधा सीधा सर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। किसकी? बीच वाले नंबर की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। देखो 2 की 19 में गुणा करोगे तो 38 आएगा। दिमाग में रखो क्या लिखोगे इस छोटे से नंबर का? 2 की 19 में गुणा करोगे तो 38 आएगा, और 3 की 12 में गुणा करोगे तो 36 आएगा। तो आप मुझे बताओ क्या यहां से आप कह सकते हो सर अंतर 3 रेशो आएगा? हाँ या ना? अंतर कितना आएगा बेटा? यहां से 3 रेशो इनका अंतर आएगा। किसी को यहां तक डाउट? आप बोलोगे सर कोई डाउट नहीं है यहां तक। अब यही क्रॉस मल्टीप्लाई आप नीचे करो। अब देखो यहां पे थोड़े बड़े नंबर है तो लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो ये 18,000 और ये 45,000। हाँ या ना? तो आप मुझे बताओ यहां से देखो ये इधर गुणा करोगे 15 या 45,000। ठीक है, 15 या 45,000।
तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों के अंतर की बात करूंगा तो क्या 27,000 आएगा? ठीक है। अच्छा यहां से देखो, 12×3 = 36, 19×2 = 38। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी हमने कि यहाँ पे ये 2 होना चाहिए था बेटा। कितना होना चाहिए था? 2 रेशो। गलती से हमने 3 लिख दिया। आप समझ जाओगे उम्मीद करता हूं। अब देखो ये 2 रेशो इस 27,000 के बराबर होगा। किसके बेटा? 27,000 के बराबर होगा। ठीक है, 27,000 के। तो क्या बेटा यहां से कह सकते हो एक रेशो का मान 13,500 है। ठीक है बेटा। अब 31 रेशो का मान आपसे पूछा है, तो 13,500 और गुणा 31। अब एक बात सुनो, या तो 31 की पूरी पूरी मल्टीप्लाई कर लो, या एक बात सोचो, यहां पर ये 5 और 3 8 और 1 9, ये नंबर 9 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। किससे भाग हो रहा है बेटा? पूरा पूरा। ये नंबर 9 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। अगर ये नंबर 9 से पूरा पूरा भाग हो रहा है तो आंसर भी 9 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए, कटना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, 4 2 6 और 1 7 क्या 9 का मल्टीपल है? आप बोलोगे नहीं। 8 और 1 9, ये तो हो गया। 4 9 का मल्टीपल है? आप बोलोगे नहीं, ये भी आंसर नहीं है। 4 2 6 और 2 8, ये 9 का मल्टीपल है? आप बोलोगे नहीं। यहाँ देखो, 8 और 1 9, 5 और 4 9, ये नंबर 9 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, दो जगह छोटा कर सकते थे। एक तो हम 31 का सीधा सीधा मल्टीपल देख सकते थे, यही ऑप्शन होगा। बाकी नहीं है 31 का मल्टीपल, मैं पहले नहीं बताया। अब दूसरा यहाँ है, मान लो यहाँ भी हम कैलकुलेशन नहीं करना चाहे तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल, ये नंबर 9 से पूरा पूरा कट रहा होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से। बोला फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक द एग्जाम। इस बात को समझो बेटा, उन विद्यार्थियों की संख्या आपको बतानी है जिन्होंने एग्जाम दिया था। जैसे यहां पे देख लो, उन परीक्षार्थियों की संख्या बताइए जिन्होंने परीक्षा दी है। दी है का मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, यानी कि हमें सबसे ऊपर उस रेशो को लिखना है जहां जो पार्टिसिपेशन को बता रहा होगा कितनों ने पार्टिसिपेट किया है। यदि जो पास हुए और जो फेल हुए, इफ द रेशियो ऑफ दोज हु पास टू दोज हु फेल इन द एग्जाम वाज 10:3, यानी कि जो पास हुए और जो फेल हुए उनका रेशो 10:3 था। अब एक बात दिमाग में खटकी कि सर 10 पास हुए और 3 फेल हुए तो टोटल कितने हो गए? तो आप बोलोगे टोटल हो गए 13। कितने हो गए? 13। अगर एक ही नंबर 13 का मल्टीपल है तो यहां भी आंसर बता सकते हो। और एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है, तो आप बताओ क्या यहां से कह सकते हो सर 13 दूनी 26 और ये आपका आंसर है? 13 दूनी 26, ये आपका क्या है बेटा? आंसर है। आप बोलोगे हाँ सर यही हमारा आंसर है, एंड दैट इज योर राइट आंसर। अब इसको सोल्व भी तो करना है, खाली आंसर थोड़ी बताना है अभी आपको सीखना भी है। तो सीखने के लिए आगे क्वेश्चन को पढ़ना है। इफ 40 मोर स्टूडेंट हैड टेकन द एग्जाम, यानी कि 40 और विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं। अब ये बताओ बेटा, जो ये 40 विद्यार्थी है, ये जो 40 विद्यार्थी है, ये जो ऐड हुए ना, क्या ये टोटल में ऐड हुए? आप बोलोगे हाँ सर टोटल में +40 हुए। एंड 10 लेस हैड फेल्ड, और 10 जितने पहले फेल हो रहे थे उससे 10 कम हो गए। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चंस में आप देखते थे दोनों जगह सेम चीजें होती थी, या तो ऐड हुआ या सब्सट्रैक्ट हुआ। लेकिन यहां पे एक जगह तो टोटल में क्या हुआ? 40 ऐड हुआ, और एक जगह फेल होने में कितना? 10 कम हो गए। जो फेल होते थे उनमें 10 की कमी हो गई। एंड द रेशो दोज हु पास एंड दोज हु फेल इन द एग्जाम वुड हैव बीन 5:1, यानी कि जो पास हुए एग्जाम में और जो फेल हुए उनका रेशो कितना बन गया? आप बोलोगे सर उनका रेशो बन गया 5:1। अब क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका समझना बेटा। सबसे पहले आप उस रेशो को ऊपर लिखना जिससे आपका आंसर आने वाला है। पूछा क्या था? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक द एग्जाम, जिन्होंने परीक्षा दी थी। अब देने वाले कौन से हैं? 10 और 13। पहली चीज दिमाग में ही 10 और 13।
अच्छा बेटा, इसके साथ साथ ये भी समझो 10 तो पास वाले थे, 3 फेल वाले थे और टोटल 13 थे। आप बोलोगे हाँ। यहां पे ये बात भी आपको समझाई गई है कि जो 40 है ना वो टोटल में कम हुई, यानी कि आपको टोटल के रेशो की जरूरत है। और 10 किसमें, फेल वाले में हुए। जो चेंज हुआ टोटल में और 10 फेल में हुआ, तो आप यहां से दो ही रेशो को लिखो, एक लिखो फेल को, आप बोलोगे यस सर, और एक लिखो टोटल को। और पहले वाला तो फेल 3 हुए और टोटल 13 थे, तो इसको ही लिखो, बाकी को मत लिखो, कंफ्यूजन नहीं होगा क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ो। दूसरे वाला रेशो कितना है, आप बोलोगे 5, और रेशो कितना, टोटल कितने थे, फेल कितना हुआ 1 और टोटल थे बेटा 6। यहां पे कितना हुआ, फेल हुआ 1 और टोटल थे 6। आप बोलोगे हाँ। अच्छा बेटा, ये जो फेल हुए ये 10 कम हुए और जो टोटल थे उनमें 40 की वृद्धि हुई, इसलिए मैंने क्या किया, साइन का यूज किया, यहां माइनस और यहां पर प्लस, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। अब देखो, आप बेसिक वही चीज कर दो जो आपको सिखाई थी। आप देखो बेटा, यहां पर 1 की गुणा 13 में करो तो 13 आएगा, 6 की गुणा 3 में करो तो 18 आएगा। आपको पता है 13 और 18 का जो डिफरेंस होगा वो 5 होगा, तो यानी कि रिजल्ट में 5 रेशो का मान आपके पास आएगा। अब यहां से इसकी गुणा करो, सर ये 40 हुआ और किसका 40 हुआ, प्लस का 40, और इसकी मल्टीप्लाई 10 में करो, ये हुआ माइनस का 60। अब देखो, यहां से इन दोनों नंबर का अंतर बताने के लिए ध्यान से बात समझना, हम क्या करते हैं, अंतर बताने के लिए बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देते हैं। यही तो होता है अंतर बताने के लिए, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देते हैं, और अंतर हमेशा पॉजिटिव ही बताया जाता है। अब आप इस बात को समझो, यहां बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 40, तो 40, और इसमें से 60 को घटाओगे तो माइनस 60 घटेगा, तो ये 40 प्लस 60 100 हो जाएगा। ये तो हुआ बेटा आपका मैथमेटिकली। एक अप्रोच भी होती है, इस तरीके से समझो, सर 0 मिडिल में है, 0 से ये 40 ज्यादा है और ये 60 कम है, तो टोटल कितना का गैप हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। नहीं, जब हमें अंतर बताना हो और एक साइन प्लस का और एक माइनस का हो, तो हम उस प्लस माइनस को छोड़कर दोनों नंबर को ऐड कर लेते हैं, यानी कि 100 के बराबर होगा। तो यहां से ये बात समझ में आई कि 5:100 के बराबर होगा और 1 का मान 20 होगा। आपसे टोटल स्टूडेंट पूछे हैं तो ये 13 का मान आपको बताना है, तो 13 गुणा 20 260 होगा। तो 260 आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। लेकिन अगर कोई बच्चा इस अप्रोच को समझ पाया कि सर 10 3 टोटल 13 होंगे, अगर एक ही नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पॉइंट में नहीं हो सकते, तो आंसर आपका 260 है। आंसर क्या आपका 260 है, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब देखो ध्यान से इस बात को समझना। अब ऐसे क्वेश्चन में चेंज क्या कर सकता है वो, जो ये क्वेश्चन है उनमें थोड़ा सा एक चेंज है। क्या है, देखो, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ कॉलेज इन ए कॉलेज इज 3:2, यानी कि लड़के व लड़कियों की संख्या का रेशो, किस किस का, लड़कों का और लड़कियों की संख्या का रेशो एक कॉलेज में कितना है, 3:2 है। इफ 40 बॉयज लीव, यानी कि 40 लड़के कम हो गए, एंड 40 गर्ल्स join the college, then the ratio becomes 2:3, then the ratio becomes 2:3, 2:3। अब एक बात बताओ यार, सिंपल सी बात सोचो, एक क्लास में बच्चे बैठे हैं बहुत सारे, उसमें से 40 लड़के निकल के चले गए और 40 लड़कियां आ गई, क्या टोटल में कोई चेंज हुआ, आप बोलोगे नहीं हुआ टोटल में कोई भी चेंज। तो इसका मतलब यहां पे हमें रेशो को टोटल को इक्वल करना है। अब देखो क्या करना है, टोटल को इक्वल करना है, किस किस के, बॉयज और गर्ल्स के। अच्छा बेटा, बॉयज और गर्ल्स, हाँ या ना, बॉयज और गर्ल्स, यस या नो, बॉयज और गर्ल्स। अब देखो बेटा ध्यान से, बॉयज और गर्ल्स का रेशो जो है वो 3:2 है। कितना, 3:2। क्या टोटल 5 है, आप बोलोगे हाँ सर टोटल 5 है। ये क्या है, टोटल।
अब जब 40 लड़के चले गए और 40 लड़कियां आ गई तो जो नया रेशो बना वो 2:3 है। कितना है? आप बोलोगे वो है 2:3। 2:3। अभी भी टोटल 5 है। तो आप एक बात समझो, टोटल स्टूडेंट तो जितने पहले थे उतने ही अब है। कोई भी चेंज नहीं हुआ टोटल स्टूडेंट में। तो हम यहां से चेक कर सकते हैं सर, रेशो में अगर यहां पे चेक करें, यहां एक कम हुआ है और यहां एक बढ़ा है। एक बढ़ा है, इसका मतलब सर ये जो एक रेशो है ना, यही तो 40 के बराबर है। अगर बेटा मान लो यहां पे ये इक्वल नहीं होते तो कंपैरिजन करने के लिए पहले इन्हें हमें क्या करना पड़ता? इक्वल करना पड़ता। ये बात हमेशा ध्यान रखना। बहुत बार होगा भी ऐसा कि ये इक्वल नहीं होंगे, आपको इक्वल बनाने पड़ेंगे। तो एक रेशो का मान 40। आपसे पूछा क्या है, कॉलेज में आरंभ में लड़कों की संख्या तो 3 थी। कितनी थी? 3 थी। तो बस 3 रेशो का मान बता दो, और 3 रेशो का मान होगा जो वो होगा 40 गुणा 3, और आंसर आएगा 120। कितना बेटा? 40 गुणा 3, आंसर आएगा 120। यस या नो? तो ऑप्शन नंबर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, वो करेक्ट आंसर है। समझ में आई बातें? उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर होगी। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं, ध्यान रखना बेटा, 60 दिन है तो 60 दिन में ही कराऊंगा और छुड़वाऊंगा नहीं, कुछ नहीं छुड़वाऊंगा, ये बात का भी ध्यान रखना। नहीं छुड़वाने का मतलब, चाहे लास्ट में अगर मुझे लगे कि बचने वाला है, मैं अलग से मैराथन क्लास लूं, लाइव क्लास लूं, पर कराऊंगा जरूर। पूरा प्रॉमिस किया है ना कराने का, तो कराऊंगा, ये मैं आपको सबके सामने बोल रहा हूं। ठीक है। तो इतना सा ध्यान रखना कि आपको ये सारी चीजें शेयर करनी है दोस्तों, सबके साथ शेयर करनी है, ताकि सब बच्चों को पता चले कि इतना ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता एग्जाम क्लियर करने के लिए, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। सब चीजों को अच्छे से पढ़ लो ना, एक एक बार पढ़ लो और उसी को बार बार रिवाइज करो, तो दिमाग में अपने आप सेट हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और पूरा का पूरा स्कोर हम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉइन से रिलेटेड। कॉइन से रिलेटेड आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो यहां पर तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, पहले 45 था, 47 ये मिस्टेक हो गई, टाइपिंग में एरर है, बच्चे ने कि यहाँ पर 47 कर दिया, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन कोई नहीं छूटा है। 47 नंबर क्वेश्चन ये है। अच्छा बेटा, आपको यहाँ पर सबसे पहले समझना होगा कि सर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो, आप बड़े ध्यान से इस चीज को समझो कि सबसे पहले हमें जो भी कॉइन्स का क्वेश्चन होगा ये जरूर बताया जाएगा कि कॉइन्स किस टाइप के हैं। जैसे देखो लिख रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, यानी कि 25 पैसे का कॉइन्स है, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए, इन रेशो 5 रेशो 4 रेशो 3 रेशो 1, ये 5 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 1 के अनुपात में है। अच्छा बेटा, अब जब भी आपके पास ये कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, आगे पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। यानी कि आपके पास जो कॉइन्स है वो 25 पैसे का है, 50 पैसे का है, 2 रुपए का है और 5 रुपए का है। अब जो कॉइन्स है अनुपात 5 4 3 1 की तो आपको पता चल चुका है। आगे पढ़ते हैं। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स, यानी कि यहां पर आपको टोटल अमाउंट दिया है बेटा, क्या दिया गया है यहाँ पर? टोटल अमाउंट दिया गया है कि जो ये कॉइन्स है इनके रूप में जो टोटल पैसे हैं ना हमारे पास, वो 285 रुपए है। और आपसे पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 25 पैसा को एंड 5 रुपीज कॉइन्स। अब यहां से जो आपसे पूछा है ये इनका अंतर पूछा है। तो बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले अगर आपका कॉइन्स का क्वेश्चन हो तो इन जो नंबर ऑफ ये जो टाइप्स ऑफ कॉइन्स है इनको एक ही प्रकार में बदलो, या तो पैसों में या रुपए में। जैसे अगर मैं आपसे यहां से कहूं कि आप ये बताओ 25 पैसे में कितने रुपए हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर 25 को आप 100 से भाग दे दो, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 25 से कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, तो यानी कि 1/4 रुपया होगा 25 पैसे में। कितना रुपया होगा? 1/4 रुपया। तो मैं इसको सीधा सीधा ऐसे ही लिख सकता हूं कि सर अगर हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉइन की बात की जाए तो आप बोलोगे रुपए 1/4, 25 पैसे बोलेंगे, और बेटा रुपए
1/2 ये हमारे 50 पैसे वाले हो जाएंगे, और उसके बाद में ₹2, ₹2 और ₹5। ये 4 प्रकार के आपके पास कॉइन्स हैं, और इनकी संख्या का अनुपात यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स ये भी दिया गया है। नंबर ऑफ कॉइन्स दिया गया है कितना, 5:5:3:1, ये भी दिया गया है बेटा। अब देखो आपको टोटल कितने रुपए ये भी बताया गया है, टोटल 285। तो आप यहां से इस बात को समझो कि यहां से आप ये बताओ कि इनकी वैल्यू कितनी होगी। भाई पैसे तो तभी चेक कर पाओगे आप जब इनकी वैल्यू पता होगी। अगर मान लो आपके पास 5 सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के, तो कितने रुपए होंगे ये बात आपको पहले पता करनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास 1/4 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो मैं 5 से गुणा करूंगा, और जब 5 से गुणा करूंगा बहुत सारे बच्चे तो इसको 5/4 ही लिख देंगे, और कुछ करेंगे इसको भाग दे देंगे 1.25। तो आपको बेटा 1.25 लिखना है, ना कि 5/4, क्योंकि जैसे आप 1.25 लिखोगे इससे सारे रेशो क्या हो जाएंगे, प्रपोर्शन में चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। तो यानी कि यहां पे आप समझ गए कि सर ये 1.25 रुपए होते, यहां पर हमारे पास में 2 रुपए होते, दोनों की गुणा करेंगे, और यहां पर हमारे पास में 6 रुपए होते, और यहां पर हमारे पास में 5 रुपए होते। तो कैसे आया ये, सर हमने जो टाइप्स ऑफ कॉइन्स था उसमें नंबर ऑफ कॉइन्स की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमें पता चल गया कितनी राशि हमारे पास, कितनी वैल्यू या कितना अमाउंट होगा। तो ध्यान से देखो, इन सबको जोड़ेंगे, ये आएगा 14.25। कितना है, 14.25। अब एक बात समझ में आई हमारे कि सर ये सारी वैल्यू एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर एक वैल्यू को मैं किसी रेशो में बदलूंगा दूसरे में, तो सारी वैल्यू उसी अनुपात में बदल रही होगी। जैसे सोचो, अगर आप इसके दुगने पैसे चाहते हो, दुगने पैसों को दुगना करने चाहते हो, तो क्या नंबर ऑफ कॉइन्स दुगने करने पड़ेंगे, दोगुने करने पड़ेंगे? आप बोलोगे हाँ सर। इसी प्रकार से वैल्यू ऑफ कॉइन्स भी डबल हो जाएगी। अब यानी कि अगर इस तरीके से करोगे तो सारी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दिया होगा और इससे रिलेटेड आंसर पूछ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, आपको वैल्यू ऑफ कॉइन्स दी होगी और नंबर ऑफ कॉइन्स से रिलेटेड आपका आंसर पूछ रहा होगा। आप बोलोगे हाँ सर। तो ध्यान से इस बात को भी समझना बेटा। अब ये जो 14.25 है ना, ये 14.25, ये अगर मैं बोलूं ये रेशो है, तो ये किसके बराबर है? तो आप बोलोगे 285 के बराबर है। अगर एक रेशो का मान बताया जाए तो यहां से ये 20 बार भाग हो रहा होगा, यानी कि एक रेशो का मान आएगा 20। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है बताओ 25 पैसे और 5 रुपए के कॉइन्स का डिफरेंस बताओ। तो आप देखो यहां पर 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं? आप बोलोगे सर 25 पैसे के कॉइन्स है 5, और 5 रुपए के कॉइन्स कितने हैं? 1। रेशो में इनका डिफरेंस 4 आएगा, तो यहां से आप बोलोगे सर 4 रेशो का जो मान आएगा वो आएगा 20 गुणा 4 80। 20 गुणा 4 80, यानी कि आंसर आएगा इसका 80। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूं पहले टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। दोबारा मैं आपको बता दूं, भूलना नहीं है कि आपको टाइप्स ऑफ कॉइन्स किस प्रकार के सिक्के हैं, सबसे पहले ये दिया जाएगा। उसके बाद में आपको नंबर ऑफ कॉइन्स दिया जाएगा, यानी कि सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया जाएगा। उसके बाद में आपको निकालना है वैल्यू ऑफ कॉइन्स, और कैसे निकालना है, इनकी मल्टीप्लाई करके, और सीधा सीधा आप रिलेट कर दोगे रेशो को, रिलेशन से आप अपना आंसर बता दोगे। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आता है। इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, आप बोलोगे इफ 378 कॉइन्स कंसिस्ट ऑफ ₹50 पैसा, इफ 20 पैसा कॉइन्स। अच्छा बेटा, यहां पर एक दिक्कत है कि यहां पर कंसिस्ट ऑफ ₹1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कंसिस्ट ऑफ ₹1, यानी कि ये ₹1 का सिक्का है, आपके पास 50 पैसे का सिक्का है, एंड 25 पैसे का कॉइन्स है, जिनकी वैल्यू का अनुपात आपको दिया गया है 13:11:7। तो समझो, सबसे पहले आप देखो कि किस टाइप के आपके पास कॉइन्स है। आप बोलोगे सर ₹1 का कॉइन्स है, आप बोलोगे हाँ सर।
50 पैसे को रुपए में बदलोगे तो बेटा ये आएगा 1/2 रुपया। 25 पैसे को रुपए में बदलोगे तो ये आएगा 1/4 रुपया। ये 3 प्रकार के आपके पास सिक्के हैं। अच्छा, इनकी वैल्यू मतलब कीमत कितनी है? अगर आपसे कहा जाए कि 1 रुपए के रूप में कितने रुपए है, तो आप बोलोगे अनुपात में 13 हमारे पास है। 50 पैसे के रूप में 11 है और 25 पैसे के रूप में 7 है। ध्यान से मेरी बात समझना। अब आपको टोटल जो दी है कॉइन्स दी है 378। तो आप मुझे बताओ कि यहां से आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो बताना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ, यस सर, यानी कि सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको बताना पड़ेगा। किसका बेटा? संख्या का। अब इस बात को समझो। देखो बेटा, ध्यान से पहले इसको करने से पहले इस बात को समझो। मैंने बोला आपके पास 100 रुपए है, आपके पास 100 रुपए है और आपके पास सिक्के जो है ना वो 5 रुपए के सिक्के हैं। कितने रुपए के बेटा? 5 रुपए के सिक्के। तो मैंने बोला सिक्के कितने हैं ये बता दो। तो आप बोलोगे जो टोटल रुपए है इसको 5 रुपए से भाग दे देंगे तो पता चलेगा 20 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के हैं। तो क्या किया हमने, हमारे पास जो टोटल रुपए थे उसको जिस टाइप का कॉइन्स था उससे डिवाइड किया। उससे क्या किया? डिवाइड किया। तो आप सोचो ध्यान से, अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे 13 रुपए है और 1 रुपए का सिक्का है तो 13/1 होना है और 13/1 आएगा 13। अच्छा बेटा, अगर 11/1/2 करोगे तो ये 2 ऊपर जाके गुणा कर देगा और यहां आ जाएगा आपका 22। यस या नो? इसी प्रकार से यहां पर आ जाएगा आपका 7 चौक 28। क्लियर है? तो यानी कि अगर संख्या में 13, 22 और 28 था तो आप मुझे बताओ क्या टोटल 63 था? 63, यानी कि टोटल संख्या में 63 सिक्के होने चाहिए थे अगर 13:11:7 के अनुपात में राशि है। अब ये बताओ बेटा, क्या ये 63 रेशो का मान 378 दिया गया है और एक रेशो का मान कितना आएगा? आप बोलोगे इससे डिवाइड कर दो और एक रेशो का मान आएगा 8। एक रेशो का मान क्या आएगा बेटा? आपका आंसर आएगा 8 आएगा एक रेशो का मान। अब आपसे पूछा क्या है, उसमें 8 से गुणा कर दो। बोल रहा है आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 22। तो 22 में 8 से गुणा कर दो और 22 में 8 से गुणा करोगे तो ये आएगा 176। 176 सिक्के हैं। 176 22 में गुणा करेंगे 176 आएगा बेटा। ऑप्शन में 176 नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 378 डिवाइड करोगे बेटा, यहां पे गलती हो गई, ये गलती हो गई। यहां पर एक रेशो का मान 6 आएगा। कितना आएगा? एक रेशो का मान 6 आएगा और जब इसका मान बताएंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 132 आएगा। कितना आएगा? 132 और 132 ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। 132 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन ये हुए। एक बार आपको संख्या से वैल्यू का रेशो बताना पड़ेगा, एक बार वैल्यू से संख्या का रेशो बताना पड़ेगा। कैसे बताते हैं ये बात आपको सबको पता है। ठीक है बेटा? आप बोलोगे हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? यहां पे आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं और बेसिक भी कर सकते हैं। ध्यान से बात को समझना। दोनों चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा। 3 चीजों से, खासकर 3 चीजों से क्वेश्चन बताऊंगा। बोल रहा है एक बैग में 5 रुपए और 1 रुपए के मूल्य वर्ग के कुल 180 सिक्के हैं। अच्छा, बोल रहा है बैग में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि कुल जो मूल्य है उनका वो 500 है। यानी कि यहां पे आपको ना तो रेशो दिया ना आपको इनका अलग अलग मूल्य का अनुपात दिया, तो ये 2 ही है। तो इसलिए मैं इसको बेसिक से चीजों को कर सकता हूं। बेसिक से कैसे करेंगे आप देखो ध्यान से बेटा। आप ये मान लो बेसिक, सर हमारे पास अगर टोटल 180 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं बेटा? 180 सिक्के हैं, जिसमें से 1 रुपए के हैं। आप बोलोगे हाँ सर। और हमारे पास 5 रुपए के हैं। 5 रुपए को मैं लिख सकता हूं रुपए 1 प्लस रुपए 4। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। 2 प्रकार के सिक्के हैं, ये 1 रुपए का है और ये 5 रुपए का। तो मैंने 5 रुपए को ब्रेक कर दिया। कैसे? 1 रुपए और 4 रुपए में।
तो अब मैंने बोला आपसे बेटा, अगर हमारे पास ये टोटल जो 180 सिक्के हैं, ये 180 जो कॉइन्स है, और मैं बोलूँ आपको ये 180 कॉइन्स 1 रुपए के ही मान लो, कंसीडर कर लो कि मान लो ये 1 रुपए के ही है, तो हमारे पास कितने रुपए होने चाहिए? तो आप बोलोगे सर यहाँ से ये बात पता चलेगी कि हमारे पास 180 गुणा 180 रुपए होने चाहिए। कितने रुपए होने चाहिए? 180 रुपए। अब बाकी हमारे पास क्या बचे? लेकिन आप बोलोगे सर हमारे पास रुपए थे 500, हमारे पास रुपए थे 500, तो बचे कितने? तो आप बोलोगे सर 500 में से 180 को घटा दो, तो अभी भी 320 सिक्के बचेंगे, है ना? अगर मैं आपसे बोलूं रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग कितने हैं? अभी भी बोलोगे आप सर 320 रुपए है। कुल मूल्य कितना है? 500, 180 यहां से प्राप्त हुआ, 180 घटाया, अभी भी 320 है। मुझे बताओ वो 320 कहां से प्राप्त हुआ होगा? आप बोलोगे वो प्राप्त हुआ होगा इन 4 रुपए से। तो जो ये 4 रुपए है, इससे अगर मैं इसको भाग दे दूं, तो आपको पता है कि 80 कॉइन्स आएंगे। कितने कॉइन्स आएंगे? 80 कॉइन्स आएंगे, क्योंकि 320 रुपए है और 4 रुपए के कॉइन्स होते तो ये 80 आते। तो जब ये 80 आएंगे तो ये 80 एक्चुअल में 5 रुपए के कॉइन्स है। कितने के कॉइन्स है? 5 रुपए के कॉइन्स है। तो आपका आंसर आएगा यहां से 80। एसएससी फेज 11 2024 में क्वेश्चन आया। अच्छा बेटा, इसमें आप एग्जाम में एक अप्रोच लगा सकते हो। क्या कर सकते हो एग्जाम में? ध्यान से बात समझना। एग्जाम में क्या करना है, आप बताओ आपके पास टोटल रुपए कितने हैं? आपने बोला सर 500 है। कितने हैं? 500 है। अच्छा ये बताओ, आपके पास दो प्रकार के कॉइन्स है, एक 5 रुपए वाला और 1 रुपए वाला। तो छोटे वाला कॉइन्स देखो कौन सा है। आपने बोला सर 1 रुपए का कॉइन्स है, छोटे वाला कॉइन्स। मैंने बोला इसमें से घटाना है। अगर सारे के सारे छोटे वाले होते तो 1 गुणा 180, तो हमारे पास अभी भी इतना अमाउंट बचा होता। वो अमाउंट कहाँ होता? ये इससे कितना एक्स्ट्रा है वो अमाउंट उसमें जा रहा होता, जितना ये एक्स्ट्रा है। तो आप बोलोगे इसको 4 से भाग दे दो, इसको 4 से भाग दे दो, तो 500 में से 180 घटाओगे तो 320 और बटे 4, तो आंसर आएगा 80। लेकिन ये 80 आया कौन सा? हमेशा ध्यान रखना, ये 80 आएगा बेटा आपका बड़े वाला नंबर वाला। कौन सा बेटा? बड़े नंबर वाला, यानी कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या आएगी 80। अगर आपसे बोलता 1 रुपए की कितनी है, तो 180 में से 80 घटा दोगे तो कितनी आएगी? आप बोलोगे सर ये आ जाएगी 100। अच्छा मेरे अकॉर्डिंग ये करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दोबारा समझ लो, टोटल 500 रुपए, छोटे वाला कॉइन्स 1, टोटल सिक्के 180, गुणा कर दो, घटा दो, जो वैल्यू आई उसको इनके अंतर से भाग दे दो, और जो भाग देने के बाद रिजल्ट आएगा वो 5 रुपए के सिक्के आएगा। ठीक है, डन है बातें। यहां पे भी हम यही कर रहे हैं। देखो पहले क्या कर रहे हैं, 1 तक का घटा दिया हमने, ये घटा दिया, और फिर उसको हमने किससे भाग दे दिया? डिफरेंस से भाग दे दिया। यहां भी यही है, और इसको शॉर्ट अप्रोच में करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक एलिगेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को आपको सिखाया जाएगा। एलिगेशन मेथड भी होता है इस क्वेश्चन का करने का, वो भी मैं आपको बता दूं। ध्यान से उस बात को भी समझ लो। ध्यान से उस बात को भी समझ लो, वो एलिगेशन मेथड होता क्या है, होता क्या है, इस बात को समझो। एक बार इसको मैं वाइट कर दूं, क्योंकि ये दिक्कत करेगा फिर हमें, नहीं तो। देखो बेटा, आप इस बात को समझो कि आपके पास दो प्रकार के सिक्के हैं, एक 5 रुपए के और एक रुपए 1 के। हाँ या ना? रुपए 1 के। अब सोचो ये अगर ये 180 जो आपके सिक्के हैं, ये सारे के सारे 5 रुपए के होते तो यहां से कितने पैसे बनते? तो आप बोलोगे 180 गुणा 5, तो कितने बनते? आप बोलोगे 900 रुपए बनते। अगर ये 180 सिक्के सिर्फ 1 रुपए के होते तो कितने बनते? आप बोलोगे सर यहां पर 180 रुपए बनते। ठीक है, डन है बात है। अब इनके बीच में जो टोटल रुपए है वो रख दो। कितना? 500
और आप यहाँ से एलिगेशन लगाओ। जब आप एलिगेशन लगाओगे तो इस साइड जो रेशो आएगा वो 1 रुपये के सिक्के को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और इस साइड जो रेशो आएगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपके 5 रुपये के सिक्कों को। और जब एलिगेशन लगा रहे होंगे तो यहाँ पे बेटा क्या करोगे, इसमें से घटाओगे। यहाँ कितना आएगा घटाने के बाद, आप बोलोगे सर यहाँ आएगा 400, और यहाँ आएगा आपका कितना 320। 320, ध्यान से बात समझना। अच्छा 80 से भाग दूंगा ये 4 बार जाएगा, 80 से इसको भाग दूंगा ये 5 बार जाएगा, और टोटल हो जाएगा 9। यानी कि अगर 5 रुपए के सिक्के 4 है तो आपका 1 रुपए के सिक्के 5 है और टोटल 9 है। तो क्या 9 है टोटल? आप बोलोगे नहीं सर, इसका 20 गुना है, और 20 गुना मतलब 180। तो इसका भी बेटा 20 गुना आंसर होगा, और इसका भी 20 गुना होगा, तो ये आएगा 80। अब आप बताओ क्या एलिगेशन बेस्ट है या हमारे वाला ये तरीका बेस्ट है, या ये तरीका बेस्ट है? ठीक है ना, बताओ ये तरीका बेस्ट है या एलिगेशन बेस्ट है? आप बोलोगे सर ये तरीका बेस्ट है, क्योंकि यहां से डायरेक्टली आंसर आ रहा है और कुछ भी तामा जामा नहीं करना, कोई भी रिलेशन नहीं बनाना, सीधा सीधा आपको एक मेथड अप्लाई करना है, वो अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। अब देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन ये एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि एक एक ऑप्शन उठा के रखेंगे और अप्लाई करेंगे और अपना आंसर बताएंगे। नहीं, आपको कुछ चीज़ों को तो समझना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आसान होगी। देखो बेटा, जैसे क्या है आपके पास, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 50, आर पे 100 रुपीज टू पी। अच्छा, आर ने पी को 100 रुपए दिए, और जो रुपए थे वो 5 रुपए के रूप में थे, 2 रुपए के रूप में थे, और 1 रुपए के कॉइन्स थे। यानी कि ये कॉइन्स थे, टोटल 100 रुपए का पेमेंट कर दिया। नंबर ऑफ कॉइन्स यूज पेमेंट इज 40। टोटल कॉइन्स भी बता दिए 40 थे, टोटल कॉइन्स भी बता दिए 40 थे। अब आपसे बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5, है ना बेटा, इन पेमेंट। अच्छा, आपसे बोल रहा है बताओ इस पेमेंट में 5 रुपए के कितने सिक्के उसने यूज किए, कितने सिक्के उसने 5 रुपए के दिए, ये आपसे बता रहा है। तो देखो, एक तो तरीका ये होता है कि भाई आप यहां से ऑप्शन उठा के रखना स्टार्ट कर दो, और रखोगे तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, पता चला टफ हो गया, कैलकुलेट नहीं हो पाया। एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, अगर ऑप्शन भी रखने हैं तो किस तरीके से रखने हैं ये भी आपको सीखना है। देखो, सबसे पहले तो आप ये बताओ, मान लो मैंने बोला हमारे पास 3 प्रकार के सिक्के, 5 रुपए, रुपए 2 और रुपए 1। अच्छा, मैंने बोला इनकी संख्या बता दो बेटा। आप बोलोगे सर नहीं पता, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि इनकी संख्या अगर x है, इनकी संख्या y मान लो, और इनकी z मान लो। तो पहली इक्वेशन तो आपको पता चल गई कि सर x प्लस वाई और प्लस z का मान दिया हुआ है 40। हाँ है ना, x प्लस वाई प्लस z का मान दिया है 40। क्यों? क्योंकि टोटल सिक्के हैं 40। अब उसके बाद आप ये बताओ, अगर हमारे पास ये 5 रुपए के x सिक्के हैं तो क्या ये 5x है? आप बोलोगे हाँ सर। यहां हमारे पास 2x रुपए होने चाहिए, 2y, 2 गुणा y, और यहां हमारे पास z होने चाहिए। तो क्या टोटल 100 होने चाहिए, टोटल रुपए 100। अब एक बात समझो बेटा ध्यान से, आपके पास कितनी इक्वेशन बची? आप बोलोगे सर यहां से हमारे पास 2 इक्वेशन बनी, और अगर मैं वेरिएबल की बात करूं x y z 3 वेरिएबल है। तो इतनी सी बात समझ लो बेटा, हम 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल सोल्व करके तो कभी भी नहीं बता पाएंगे। तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है तो पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं तो छिपी होगी। क्या करना है, हम यहां से एक स्टेप कम करते हैं। सर एक काम करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा देते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। तो हमने देखा जड़ से जड़ कट गया, और ये आया आपका 4x और प्लस कितना बेटा y, एंड दैट इज 60, दैट इज 60। अब देखो, जो x है ये 5 रुपए के कॉइन्स है, और जो y है वो 2 रुपए के कॉइन्स है ना। जो x है वो 5 रुपए के कॉइन्स है, और जो y है आपका वो 2 रुपए के कॉइन्स है। ठीक है बेटा, यही है।
अच्छा सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से, एक बात बताओ बड़े ध्यान से कि सर यहां पर हम एक अब काम कर सकते हैं कि x का मान रख के देख सकते हैं कि कोई वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है। तो मैंने देखा ध्यान से, सबसे पहले ऑप्शन देखा, सर x का मान क्या 17 पॉसिबल है? आप बोलोगे सर नहीं, 17 क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि 17 चौका तो 68 होता है और जोड़ने के बाद तो टोटली 60 है। तो यानी कि 17 भी पॉसिबल नहीं है और 17 से बड़ी वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। तो 17 से बड़ी वैल्यू 18 है, हम इस 18 को भी काट देंगे, इस 18 को भी काट देंगे। अब 16 देखेंगे, 16 चौका 64, ये भी बड़ा रिजल्ट दे रही है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अब यहां से हम ऑप्शन से देख लेंगे, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं x बराबर 13 है ना। हम बोल सकते हैं फ्रॉम ऑप्शन। सोल्व करने का तो कोई हमारे पास रास्ता है ही नहीं, हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं या अज्यूम ही कर सकते हैं कि यहां पे वैल्यू क्या पॉसिबल है। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कॉइन से रिलेटेड। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको ये 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं कॉइन से रिलेटेड, मैंने चारों तरह के क्वेश्चन कराए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो एसएससी सीएचएसएल मेंस 2024 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से बात समझना। अच्छा, क्वेश्चन को करने से पहले मैं क्वेश्चन का पैटर्न का बता दूं। आप देखोगे यहां पर आपको कुछ चीजें दी है, देखो जैसे आपको यहां पर कीमत दी है, कीमत का अनुपात दिया है और खपत का अनुपात दिया है और आपसे पूछा है खर्च का अनुपात। तो आप देखोगे इन तीनों में जिनका रेशो दिया है और जिसका पूछा है, इन तीनों में एक रिलेशन बन रहा होगा पक्का। अब आपका काम क्या है, उस रिलेशन को ढूंढना और इन रेशो में अप्लाई कर देना, बस इतना सा काम है और आपका आंसर आपके सामने होगा। देखो जैसे क्वेश्चन पढ़ो, बोल रहा है द रेशो ऑफ द प्राइस ऑफ कॉफी एंड टी इज 3:4, यानी कि जो कॉफी है और टी है उसके प्राइस का रेशो 3:4 है। यानी कि कीमत का रेशो, कीमत का मतलब रेशो किस प्रकार से, मान लो 100 ग्राम कॉफी 3 रुपए की आती है तो 100 ग्राम चाय 4 रुपए की आती है, कुछ इस प्रकार से किसी एक यूनिट की वैल्यू है। अब देखो यहां पर बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटीज, अब यहां पे उनकी मात्राओं का रेशो भी दिया है, क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय ए फैमिली, यानी कि जो एक फैमिली है वो उनकी मात्रा यानी कि खपत कितनी करती है, वो अनुपात है 4:7। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन या फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कॉफी एंड टी, यानी कि इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो आपसे पूछा है। तो पहली चीज तो आपको इन तीनों चीजों में रिलेशन पता होना चाहिए कि कीमत, खपत और खर्च, और रिलेशन कुछ इस तरीके से पता होना चाहिए, जैसे मान लो आपसे जो पूछा है वो खर्च पूछा है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सपेंडिचर आएगा, जो एक्सपेंडिचर आएगा वो आएगा प्राइस और इनटू प्राइस इनटू कंजप्शन, यानी कि हिंदी में लिखूंगा मैं इसको, खर्च जो है बेटा वो खर्च आपकी कीमत और खपत का प्रोडक्ट होगा, कीमत और खपत का प्रोडक्ट होगा। अब देखो आपको इनमें से इन दोनों के रेशो दिए हैं, यानी कि कीमत का रेशो भी दिया है, खपत का रेशो भी दिया है और आपसे खर्च का रेशो आपसे पूछा है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे कर रहे होंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या क्या चीजें हैं, तो आप बोलोगे 2 चीजें हैं, एक कॉफी है, आप बोलोगे यस सर, और दूसरी है टी। अगर मैं यहां से बात करूं इनकी कीमत का रेशो, इनकी कीमत का जो रेशो है वो दिया है बेटा आपको 3:4, और दूसरा रेशो दिया है इनकी खपत का यानी कि कंजप्शन का, और ये रेशो दिया है आपको 4:7, और आपसे जो पूछा है वो है इनके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च का रेशो। आप खुद बताओ क्या इन दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद में आपका खर्च का रेशो आएगा? आप बोलोगे हाँ सर। और रेशो में मैंने ये बताया था, जब अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करके नीचे लिख रहे हैं, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करके नीचे लिख रहे हैं तो इनमें से कॉमन नंबर वो कट जाएंगे। जैसे यहां पर प्रोडक्ट में 4 आएगा, यहां पर प्रोडक्ट में 4 आएगा, तो ये कट जाएगा। अब फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 3:7। ये बेसिक था बेटा इस क्वेश्चन का।
लेकिन अगर एग्जाम में आप इस बेसिक से ही कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो आपको समय कम मिलने वाला है क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब एग्जाम में क्या करें सर? एग्जाम में ऐसी अप्रोच सीख लो जिससे चीजें बहुत आसान हो जाए और बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाए। अच्छा वो है क्या, ये बात सीखो। देखो वो ये है कि सर हमें तीन चीजें हैं, एक कीमत, एक खपत और एक खर्च। हमें इनमें से दो का रेशो दिया है और तीसरी का पूछा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम जो तीसरी का रेशो, इन दो के क्या रिलेशन बनेगा, ये जो तीसरी है अगर हम इसको निकालना चाहें, इन दो का क्या रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन में इन रेशो को अप्लाई कर देंगे। बस इतनी सी कहानी हमारे पास है। जैसे हमारे पास यहां पर आपसे खर्च का रेशो पूछा है, तो आप सबको पता है सर खर्च जो है वो कीमत इंटू खपत होगा, यानी कि जो खर्च है वो प्राइस इंटू कंजप्शन होगा। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं, एक कॉफी है और बेटा एक आपकी टी है। सबसे पहले इनके प्राइस का रेशो लिखो। आप बोलोगे प्राइस का रेशो है 3:4। अच्छा इसमें ये हमने प्राइस का रेशो लिख दिया। अब इसमें क्या होना है, मल्टीप्लाई होनी है खपत की यानी कंजप्शन के रेशो की, और ये है 4:7। तो 4 से इधर गुणा कर दो और 7 से इधर गुणा कर दो, ये रेशो से रेशो कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आएगा 3:7। तो अगर बेटा आप इन बात को समझ रहे थे तो यकीन मानो पेपर में ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बस आपको इतना ही करना पड़ता। क्या करना पड़ता? बस आपको सिंपल सा ये स्टेप करने पड़ते, ये स्टेप, क्योंकि ये सारी चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं थी और आपका आंसर 5 या 10 सेकंड में आ जाता। अच्छा जरूरी नहीं है बेटा आपका जो रिजल्ट है वो प्रोडक्ट में ही पूछा जाए। सोचो इसी क्वेश्चन में आपसे मतलब कि आपको दे देता वो एक्सपेंडिचर, दे देता वो प्राइस और पूछ लेता कंजप्शन। तो कंजप्शन कैसे बताते? तो आप बोलते सर कंजप्शन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता, एक्सपेंडिचर को जो खर्च है उसको प्राइस से भाग देना पड़ता। तो इस स्थिति में हम एक्सपेंडिचर का रेशो ऊपर लिखते और प्राइस का रेशो नीचे लिख दे और भाग दे देते। अब देखो मैं आपको ये सारा का सारा डिटेल से नहीं कराऊंगा, मैं यहां पे आपको रिजल्ट लिखाऊंगा कि रिजल्ट कैसे बनेगा और फिर मैं उसमें रेशो को अप्लाई कर दूंगा। बाकी क्वेश्चंस में मैं ऐसा ही करने वाला हूं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है। बोल रहा है एक वाटर पार्क है और एसएससी सीजीएल मेंस 2017, यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। मेंस 18 में आए, 17 में आए, 15 में आए, 16 में आए, सब मेंस में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो बोल रहा है जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत में 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई, 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई टिकट की कीमत। तो टिकट की कीमत 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई, इससे समझे क्या आपको इससे क्या बात समझ में आई? सर हमारे ये बात समझ में आई कि अगर टिकट की कीमत पहले 11 थी अब हमने 12 कर दी, यही हुआ ना? आप बोलोगे हाँ सर ठीक है। तो पार्क में जाने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7 के अनुपात में गिर गई, यानी कि जो विजिटर थे बेटा, वो विजिटर अगर पहले आते थे बेटा वो 8, अब आने लगे 7, यानी कि उनकी संख्या गिर गई। तो आप ये बताइए पहले मुझे इस क्वेश्चन में कि यहां पर मैं आपसे बोलूं कि उसमें कितना टोटल रेवेन्यू हो रहा था, टोटल कितना कलेक्शन होना था विजिटर के आने से, तो कैसे पता करोगे? आप बोलोगे सर एक टिकट की कीमत कितनी थी, इसकी मल्टीप्लाई हम नंबर ऑफ विजिटर्स में कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला ठीक है बेटा, बिल्कुल बात सही बोली आपने। बोला यदि टिकट की कीमत में वृद्धि से पहले, है ना, क्या बोल रहा है, इफ द डेली रेवेन्यू बिफोर द इंक्रीज इन द टिकट इन प्राइस वाज 1,76,000 देन द फाइंड द डेली रेवेन्यू आफ्टर इंक्रीज, यानी कि पहले वाला रेवेन्यू तो ये था 1,76,000। आपसे बोल रहा है कि नया रेवेन्यू बताओ, आप कैसे बताओगे? सुनो ध्यान से बेटा, आप सब जानते हैं, मैं रिजल्ट लिखा दूं, क्या रिजल्ट बनेगा सर? अगर हमें रेवेन्यू पता करना है,
अगर हमें रेवेन्यू बताना है तो हम क्या करेंगे, प्राइस पर टिकट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे विजिटर्स की, यानी कि विजिटर मतलब जितने टिकट हमने खरीदे, विजिटर लिख देता हूं मैं यहां पे। ठीक है बेटा, क्या, विजिटर्स की। ये बात अगर आपको पता है तो आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए और इसको कोई भी आपको पहले से नहीं बता सकता कि ये फिक्स यही आएगी या कोई और रिलेशन आएगा। तो आपको रिलेशन समझने आने चाहिए, अगर ये समझ में नहीं आते तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब देखो, हमें पता चला कि रेवेन्यू बताने के लिए हमें प्राइस पर टिकट में विजिटर्स की मल्टीप्लाई करनी है, और हमारे पास दो चीज है, एक तो बिफोर वाला प्राइस है, बिफोर वाला, और एक आफ्टर वाला। हाँ या ना? आप बोलोगे सर जो प्राइस था वो बिफोर वाला प्राइस था 11 और आफ्टर वाला प्राइस था 12। ठीक है बेटा। अच्छा, विजिटर्स थे बिफोर 8 थे, कितना बेटा, 8 थे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और बाद में 7 आए। अब ध्यान से बात समझना, अगर मैं इसको 4 से भाग दूंगा 2 बार जाएगा, तो 2 की 11 में गुणा करूंगा तो बेटा 22 आएगा। इस प्रकार से 4 से भाग दूंगा 3 बार जाएगा, और 7 की 3 से गुणा करूंगा 21 आएगा। यानी कि अगर पहले वाला रेवेन्यू 22 था तो नया रेवेन्यू क्या हो जाएगा बेटा, नया रेवेन्यू हो जाएगा 21। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये हम बात कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम ये बात कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू की। आप बोलोगे हाँ सर रेवेन्यू की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी नंबर गलत लिख दिया गया, 51 52, अच्छा सही है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, टोटल रेवेन्यू की। आप बोलोगे हाँ सर। तो आप मुझे बताओ कि 22 रेशो का मान ही आपके पास 1,76,000 है। आप बोलोगे हाँ सर। एक रेशो का मान बताने के लिए इसको 22 से भाग दोगे और ये बजाएगा 8 बार, यानी कि 8000 टाइम्स। एक रेशो का मान 8000 आया। आपसे बोला है कि नया रिवेन्यू 21 रेशो है, तो 21 रेशो का मान बता दो। 21 रेशो का मान बता दो, तो कैसे बताओगे आप बताओ बेटा। तो सर यहाँ पर 8000 इंटू 21, 21 इंटू 8 होता है 168, यानी कि 1,68,000, दैट इज योर न्यू कलेक्शन। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देख लो, इसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन है, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, द रेलवे फेयर ऑफ एयर कंडीशनर स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास आर इन रेशो 4:1, यानी कि दो तरह की क्लास है। एक आपकी एयर कंडीशनर है, एक आपकी बेटा क्या है, एयर कंडीशनर क्लास है, स्लीपर क्लास, और एक आपकी क्या है, साधारण स्लीपर क्लास है। इनमें जो बेटा फेयर का रेशो है वो 4:1 है, यानी कि अगर एयर कंडीशनर में एक यात्री को 4 रुपए पे करने पड़ रहे हैं तो बेटा ऑर्डिनरी में 1 रुपया ही पे करना पड़ रहा है। द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल्ड बाय द एयर कंडीशनर एंड द ऑर्डिनरी स्लीपर वर इन रेशो 3:25। अब यहाँ पे जो यात्री यात्रा कर रहे हैं, जो पैसेंजर्स है, उनका रेशो 3:25 है, यानी कि एसी स्लीपर में जो आपका एयर कंडीशनर स्लीपर है उसमें 3 यात्री हैं, तो ऑर्डिनरी वाले में 25 यात्री है। तो आपसे पूछा है इफ द टोटल कलेक्शन इज 37,000, अगर टोटल कलेक्शन 37,000 है, देन हाउ मच एयर कंडीशनर स्लीपर पैसेंजर पे। तो बताइए एयर कंडीशनर स्लीपर पैसेंजर ने टोटल कितना पे किया। देखो बेटा, आपको पता है कि अगर मैं यहां पे टोटल कलेक्शन की बात करूं, है ना बेटा, टोटल कलेक्शन की बात करूं, ये कैसे निकल के आएगा, तो आप बोलोगे प्राइस या फेयर, फेयर पर टिकट इनटू नंबर ऑफ पैसेंजर।
आप बोलोगे हाँ सर ये इसी प्रकार से निकल के आएगा। यानी कि अगर हमें टोटल कलेक्शन बताना है तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि फेयर पर टिकट में नंबर ऑफ पैसेंजर की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप बोलोगे हाँ सर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पे दो क्लास की बात करता हूं। एक तो बेटा एसी स्लीपर है, आप बोलोगे एक ऑर्डिनरी स्लीपर है। तो यहां पे जो एसी स्लीपर में फेयर है वो एक व्यक्ति से 4 रुपये लिया जा रहा है और ऑर्डिनरी में कितना लिया जा रहा है, आप बोलोगे 1। अब बताओ ये तो हो गया फेयर पर टिकट। आप बोलोगे हाँ सर, इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आप बोलोगे नंबर ऑफ पैसेंजर से कर देंगे। और नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं, 3 और 25। मल्टीप्लाई कर दो 3 और इधर मल्टीप्लाई कर दो 25 से। तो ध्यान से बात समझना, क्या टोटल जो कलेक्शन हुआ यहां पर आपका हो गया 12, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, और यहां पर हो गया 25। अगर मैं आपसे बोलूं दोनों से कितना हुआ तो आप बोलोगे सर ये टोटल हो जाएगा इन दोनों का योग 37। इतनी सी बात समझ में, आप बोलोगे हाँ सर। अब देखो आपको क्वेश्चन में इस 37 का मान दिया है कितना, 37,000। तो यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा आपका 37,000, 37,000। पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है बेटा एयर कंडीशनर स्लीपर में पैसेंजर कितना पे करते हैं। तो एयर कंडीशनर स्लीपर ये है और इसमें पैसेंजर कितना पे कर रहे होंगे, 12। तो इस 12 रेशो का मान आप बता दो, 12 रेशो का मान बता दो। तो यहां पे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 12,000। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आई होगी। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई देखो, बोल रहा है ए हाफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर वर्क फॉर 7, 8 and 10 days respectively and they together get 369 rupees for their work. If the ratio of their each day's work is 1/3 ratio 1/4 and 1/6, then how much does the skilled labor get in rupees? यानी कि बेटा आपको यहाँ पर 3 प्रकार की लेबर की बात की गई है। एक आपकी स्किल्ड है, एक हाफ स्किल्ड है और एक अनस्किल्ड है। वो जो काम करते हैं वो 7 दिन, 8 दिन और 10 दिन क्रमशः काम करते हैं। स्किल्ड 7 दिन काम करेगा, हाफ स्किल्ड 8 दिन तक काम करेगा और जो अनस्किल्ड है वो 10 दिनों तक काम करेगा। अच्छा, उनको टोटल जो काम करने के पैसे मिलते हैं ना वो 369 मिलते हैं। और बेटा बोल रहा है इफ देयर ईच डेज वर्क, यानी कि ये उनकी एफिशिएंसी है, यानी कि उनकी कार्य क्षमता है। क्या है बेटा, ये उनकी कार्य क्षमता है। आप बोलोगे हाँ सर ये उनकी कार्य क्षमता है। आप मुझे बताओ अगर इस कार्य क्षमता को आप सिंपल फॉर्म में बनाओ तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस बात को मुझे बता दो। आप बोलोगे सर हम यहाँ पे 12 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 12 से। यस या नो, आप बोलोगे हाँ सर। एक तो तरीका ये है कि हम इसको यहाँ से ही सिंपल बना लें, एक तरीका ये है कि हम बाद में ही देख लेंगे क्या होगा। तो मैं बोल रहा हूँ बाद में ही देख लेंगे क्या होगा, क्या पता कुछ नंबर ऑलरेडी कट जाए। तो ध्यान से चीज़ों को समझना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा वेजेज डिवाइड कैसे होती है। अगर हम बात करें वेजेज की, अगर हम वेजेज बांट रहे हैं मजदूरों में तो यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टोटल वर्क, यानी कि जिस अनुपात में वो वर्क कर रहे होंगे ना, कार्य कर रहे होंगे, टोटल कार्य, तो उसी अनुपात में बेटा आपकी मजदूरी बांटी जाएगी। आप बोलोगे हाँ सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही साइन लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इससे क्या बात समझ में, जितना जो काम करेगा उसी अनुपात में वो पैसे पाएगा, ये बात यहां से क्लियर होती है। अब उन्होंने काम कितना किया ये पता करने के लिए क्या करेंगे सर, टोटल काम जब हमें निकालना हो तो हम यहाँ पे एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई टाइम में कर देते हैं, यानी कि जो कार्य क्षमता है उसकी मल्टीप्लाई समय में कर देंगे। अब 3 प्रकार के लोग थे, 3 लोग थे, एक था स्किल्ड, एक था हाफ स्किल्ड और एक था अनस्किल्ड। यस या नो। अच्छा, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात ये आपको गिवन है 1/3, 1/4 और 1/6। आप बोलोगे सर ये कार्य क्षमता क्यों है, एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन में किया गया कार्य या एक इकाई समय में किया गया कार्य। और यहां देख रहे हो आप लिख रहा है इफ द रेशियो ऑफ देयर ईच डेज वर्क, यानी कि यहां पे बोल रहा है उनके एक दिन का कार्य है। क्या बोल रहा है, उनके एक दिन का कार्य है।
तो समझो ध्यान से, आपने बोला 1/3, 1/4 और 1/6। अब इसमें मल्टीप्लाई करनी है इन्होंने जितने दिन कार्य किया समय की। इसका समय 7, इसका समय 8 और इसका समय 10। ये जो रेशो बनेगा बेटा, ये रेशो उनकी वेजेज का बन जाएगा, मजदूरी का बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करूं, 3 से 7 नहीं कटेगा तो ये तो 7/3 ही हो जाएगा। एक बार के लिए एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 से 8 को भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 से 10 को भाग देंगे तो 5 देगा आएगा, और बेटा इसको भाग देंगे तो ये आएगा आपका 3। अब देखो बटे में 3 है और इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आएगा 7। स्किल्ड के हिस्से में 7 रुपये आएंगे, जो हाफ स्किल्ड है उसके हिस्से में 6 रुपये आएंगे, और जो अनस्किल्ड है उसके हिस्से में आएंगे 5 रुपये, और टोटल जो हिस्से में जो पैसे आएंगे उनके वो आएंगे 18। अब क्वेश्चन में इस 18 रेशो का मान ही तो दिया है, कितना 369। 18 से भाग दोगे तो एक रेशो का मान आएगा 20.5। कितना आएगा बेटा 20.5। आप बोलोगे हाँ सर 20.5 आएगा। क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है बताओ स्किल्ड का हिस्सा बताओ, तो 7 रेशो का मान बताने के लिए इसमें 20.5 से गुणा कर दो। तो 7 दूनी 14, 140 और 3.5 ये हो जाएगा 143.5 आ जाएगा। कितना आएगा 143.5। किसका हिस्सा आएगा 143.5? आप बोलोगे जो स्किल्ड था उसका हिस्सा आएगा। अनस्किल्ड का बताना है तो बेटा आप 5 से गुणा कर दो, हाफ स्किल्ड का बताना है तो आप 6 से गुणा कर दो 20.5 में। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अब देखो ध्यान से चीजों को समझना। बोल रहा है ए पर्सन डिवाइड ए सर्टेन सम बिटवीन हिज 3 सन्स। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, वो अपने 3 बच्चों में डिवाइड करता है इन रेशो 3:4:5, 3:4:5 के अनुपात में डिवाइड करता है। Had he divided sum in ratio 1/3, ratio 1/4, ratio 1/5, the son who get the least share earlier। अब बात कर रहा है अगर वो इस अनुपात में बांटता तो उस बेटे के बारे में बताना है जो पहले लीस्ट शेयर सबसे कम हिस्सा प्राप्त करता था, वुड हैव गोट 1188 मोर। वो बेटा आपका 1188 रुपये ज्यादा प्राप्त करता है। तो पहले एक बात बताओ, यहां पे किस बच्चे की बात कर रहे हैं? आप बोलोगे सर सबसे कम मिल रहा था इसको, पहले वाले को, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो सुनो ध्यान से, पहले देखो मान लो पहला एक को 3 मिल रहा था। आप बोलोगे हाँ सर एक को 3 मिल रहा था। ठीक है, अच्छा दूसरे को कितना मिल रहा था 4, और तीसरे को कितना मिल रहा था 5, और टोटल यहां पे दिया जा रहा था 12। हाँ या ना? आप बोलोगे यस सर। इस वाले तरीके में क्या था? आप बोलोगे 1/4 था, 1/3 था बेटा, 1/3। दूसरे वाले को 1/4 और तीसरे वाले को 1/5। अच्छा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आप सबको पता है इसमें मैं 20 से गुणा कर दूंगा, सॉरी 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा आपका 20, यानी कि पहले वाले को 20 मिले, दूसरे वाले को कितने मिले? आप बोलोगे सर यहां से 15 मिले, और तीसरे वाले को मिले 12। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये आ रहा है आपका 47। कितना? 47। तो आप सोचो बेटा, अगर उस व्यक्ति ने 3 बच्चों के हिस्से में पैसे 2 अलग अलग तरीकों से बांटे थे तो टोटल पैसे तो इक्वल होने चाहिए थे। आप बोलोगे हाँ सर टोटल पैसे तो इक्वल होने चाहिए थे। तो इस स्थिति में हम टोटल पैसे इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? टोटल पैसे इक्वल कर देंगे, और इक्वल करने के लिए हम इसमें 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। देखो वहां भी 47 × 12 और यहां भी 47 × 12। क्या हम सबका चेक करेंगे? क्या हम सबके पैसे निकाल के चेक करेंगे? नहीं, हम उसके चेक करेंगे जिसको पहले सबसे कम मिलने वाले थे, यानी कि हम बात करेंगे इसकी। किसकी बात करने वाले? इस पहले वाले की। तो पहले आप ये बताओ अब कितने मिलेंगे? तो आप बोलोगे अब मिलेंगे 141। क्यों?
क्योंकि 47 की 3 में गुणा करोगे तो 141 अब मिल रहे हैं इसको, और यहां पे आप 12 की गुणा करोगे तो यहां पे मिलेंगे 240। तो आप बताओ इसको जो 141 मिलते थे कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? आप बोलोगे 99 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं पहले की तुलना में। और जो बेटा ये 99 है ये किसके बराबर है? 1188। तो अगर मैं इसको भाग दूं 99 से तो ये 12 बार जाएगा, गुणा 47 इंटू 12, ये टोटल धनराशि आ जाएगी। अच्छा, इससे कितनी बार जाएगा बेटा? ये 12 बार जाएगा। तो कोशिश करता हूं मैं पहले इकाई का अंक चेक करने की, क्या एक ही संख्या में इकाई का अंक है? तो आप बोलोगे सर 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, तो 8 आपका इकाई का अंक आएगा। तो आप बोलोगे ये तो आंसर नहीं है। हाँ या ना? ये तो आंसर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये संख्या 3 से कट रही है? आप बोलोगे यहाँ पे कट रही है और यहाँ पे भी 3 से कट रही है, तो टोटल 9 से कटनी चाहिए ये संख्या। आपके आंसर में 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखो, 9 का विभाज्यता का नियम लगा के देखो। तो देखो 8 7 15, ये 9 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब बचा हुआ यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। कितना बेटा? 6 6 12, 12 और 8 20 और 9 कितना बेटा? 20 और 7 27, 27 कट जाएगा, तो यानी कि इसका आंसर आएगा 6768। अब आप मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन में आपको इससे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत थी? तो आप बोलोगे नहीं, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हम कहाँ चल रहे थे? हम चल रहे थे कि जो हमसे रिजल्ट पूछा है वो गिवन रेशो से कैसे आता है। देखो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया, द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल आर इन रेशो 5:3 एंड देयर हाइट आर इन रेशो 5:7, फाइंड द रेशो ऑफ देयर बेस। तो आप मुझे बताओ, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या निकालते हैं बेटा? बेस इंटू हाइट। आप बोलोगे हाँ सर, बेस इंटू हाइट से निकालते हैं। क्लियर है? अब देखना बेटा ध्यान से, एक बात समझना, बहुत बार ऐसे कोफिशिएंट आप मिलेगा, जैसे मान लो पहले वाले का निकालोगे तब भी 1/2 सेम ही रहेगा, दूसरे वाले का एरिया निकालोगे तब भी 1/2 मिलेगा, तीसरे का निकालोगे तब भी 1/2 मिलेगा। तो ये कांस्टेंट टर्म होती है, तो रेशो में हम इसका यूज नहीं करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो अब बताओ क्या रिजल्ट बना? सर एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो आप बताओ यहां से अगर हमें बेस बताना है, तो क्या करेंगे? हम करेंगे एरिया, जो भी क्षेत्रफल होगा उसको हाइट के रेशो से भाग कर देंगे। हाँ या ना? आप बोलोगे यस सर, किसके रेशो से भाग कर देंगे? हाइट के रेशो से भाग कर देंगे। क्लियर है बातें? अब देखो बड़े ध्यान से, सर क्षेत्रफल है 5 और 3 और हाइट का रेशो कितना है? आप बोलोगे सर ये भी 5 और 7 है, 5 से 5 कट जाएगा, ये 7 इधर चला जाएगा, तो 7:3 आ जाएगा। किसका रेशो? बेस का रेशो। तो 7:3, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। यानी कि मेंसुरेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इस तरह के क्वेश्चन का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान से बात समझना। देखो एक क्वेश्चन और आ गया ऐसा, बोल रहा है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर इज एक्स एंड वाई। टू सिलेंडर इज एक्स एंड वाई। अच्छा बेटा एक्स रेशो वाई होना चाहिए, ये एक्स रेशो वाई होना चाहिए, एक्स रेशो वाई, एंड द रेशो ऑफ देयर डायमीटर इज ए रेशो बी। अच्छा बेटा ये बताओ, अगर हम किसी सर्कल की बात करते हैं तो जिस अनुपात में उसका व्यास होता है, डायमीटर मतलब व्यास होता है, उसी अनुपात में त्रिज्या होती है। आपको बेलन का आयतन का अनुपात दिया है, उनके व्यास का अनुपात दिया है, तो बेटा एक बात बताओ, तो मैं क्या कह सकता हूं, यही अनुपात रेडियस का भी होगा। यस या नो? आप बोलोगे हाँ सर, यही अनुपात हमारा किसका होगा? रेडियस का होगा। तो ध्यान से बात समझना, अगर हम बात करें बेलन की, सिलेंडर की, सिलेंडर एक ऐसी आकृति होती है, आप सभी को पता होगा। ठीक है बेटा। अच्छा ये बेस है, तो बेस क्या है? सर्कल, और बेस का डायमीटर यानी कि सर्कल का व्यास।
तो रेडियस क्या होगी, उसी अनुपात में रेडियस होगी। अच्छा, इस सिलेंडर की अगर मैं बात करूं बेटा, आपको बस इतना सा पता होना चाहिए कि सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लो ये हुई उसकी रेडियस और ये हुई उसकी हाइट h। तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं तो वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये बात आप सभी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं वापिस आपको एक बात बोलूंगा बेटा, यहां पर जो पाई है ना वो कांस्टेंट टर्म है। ये पाई रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, यानी कि आप जब दूसरे का निकालोगे तो भी पाई आएगा, तीसरे का निकालोगे तो भी पाई आएगा। आप बोलोगे हाँ सर, पूछा क्या है, इस बात को फोकस करो। सर हमें हाइट पूछी है। क्या पूछी है? हाइट। तो आप मुझे बताओ, क्या हाइट जो है फिलहाल के लिए बराबर हो जाएगी वॉल्यूम अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो वॉल्यूम ऊपर लिखो, रेडियस का स्क्वायर नीचे लिखो और रेशियो बना दो, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, आयतन क्या है बेटा? आप बोलोगे आयतन है x और y। ठीक है। रेडियस क्या होगी? a और b, और स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर और बेटा b स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सर। इसका बस अनुपात बना दो। अनुपात बनाओगे तो ये इधर चला जाएगा, एक्स बी स्क्वायर और रेशो एक्स ए स्क्वायर। एक्स बी स्क्वायर रेशो एक्स ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं ये मल्टीप्लाई वाले और डिवाइड वाले रेशो वाले क्वेश्चन आप कर पाओगे और बड़ी इजीली कर पाओगे। तो आप बोलोगे हाँ सर, हम बड़ी इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अब ध्यान से बात को समझना। कुछ और तरह के क्वेश्चन यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ और तरह के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो आपके सामने क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है। तो अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि सर ये 60 दिन में कैसे कंप्लीट होगा, तो आप देख सकते हो सारे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करा रहा हूँ और सारे अच्छे तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक भी चीज़ें नहीं छोड़ रहा हूँ। फिर बता दूँ, 60 दिन का डाउट कंप्लीट कर लो आप अपना, 60 दिन में ही पूरा करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे आप देख रहे हो वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ चुकी है। स्टार्टिंग वाली वीडियो आपकी लगभग 1 घंटे की थी और अब वाली वीडियो आपकी 1.5 घंटे की हो चुकी है। ठीक है। धीरे धीरे आपकी हैबिट चीजें आएगी और हैबिट में आने के बाद में आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका 60 दिन में ही कोर्स पूरा कराया जाएगा। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड कराया जाएगा, ना कि फालतू की बकवास पढ़ाई जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है, हमें फालतू की चीजें ज्यादा पढ़ाई जाती है, एग्जाम ओरिएंटेड कम पढ़ाया जाता है। उसमें होगा क्या, मान लो आपको एक इतनी मोटी बुक पढ़नी थी जिसमें से पूरा पेपर आना था और आपको जोश जोश में इतनी मोटी बुक पढ़ा दी गई, तो बेटा आप कभी भी 100% स्कोर नहीं कर पाओगे। मे बी इस बुक को 2 बार पढ़ लोगे तब तक, जब तक उसको 1 बार पढ़ोगे। फिर दूसरी चीज, जैसे मान लो आप 1 साल में मैथ का कोर्स पूरा कर रहे हो, भाई 6 महीने पहले क्या पढ़ा था याद है? नहीं सर याद नहीं है। तो ये 60 दिन मेहनत कर लो, बस ये 60 दिन दबा के मेहनत कर लो, आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं भी कर रहा हूं और आप भी करो। देखो बेटा, बोल रहा है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 9:7। अच्छा, 2 लोग हैं एक्स और वाई, उनकी मंथली इनकम क्या है इसका अनुपात आपके पास है, वो मंथली एक्सपेंडिचर क्या करते हैं इसका अनुपात आपके पास है। इफ द इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। अच्छा, पहली बात बेटा मैं आपको बता दूं, आपसे जो पूछा है वो पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, यानी कि उनकी सेविंग का रेशियो पूछा है। पहली बात आप बोलोगे यहाँ सर, अच्छा रेशो सेविंग का रेशो पूछने के लिए आपको पता है क्या, आप इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दोगे तो अपने आप सेविंग आएगी। तो ये बात तो माइंड में जा चुकी होगी, जो इनकम का रेशो है उसमें से हमें अपने एक्सपेंडिचर का रेशो घटाना है। आप बोलोगे हाँ सर ये तो हमें करना है। तो ध्यान से देखो, 2 लोगों की बात करते हैं, 2 लोगों की बात करते हैं, एक एक्स और बेटा एक वाई। आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा, अगर मैं इनकम की बात करूं, इनकी इनकम का रेशो क्या है? आप बोलोगे इनकम का रेशो है बेटा इनका 5:4, 5:4। आप बोलोगे हाँ सर 5:4 है।
क्लियर है बात? अच्छा, एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है? खर्चा जो ये कर रहे हैं वो क्या है? आप बोलोगे सर 9:7। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर, यहां तक की बात हमारी क्लियर है। मैंने बोला इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो तो आंसर आ जाएगा। तो एक बच्चा सीधा सीधा घटाने लगा और उसने देखा सर 5 में से 9 कैसे घटाऊं? भाई नहीं घटेगा 5 में से 9, क्योंकि ये बेटा रेशो है, पहले इन रेशो के आपस में रिलेशन बनाना पड़ेगा तब जाके घटेगा। अच्छा, तो आप बोले रिलेशन कहां से पता चलेगा? रिलेशन पता चलेगा हमें इस लाइन से। रिलेशन कहां से पता चलेगा? इस लाइन से लिखा है, इफ द इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स। हिंदी में पढ़ सकते हो सर, वाई की जो आय है वो एक्स के खर्च के बराबर है। अब देखो यहां पर आपको दो नंबर दिखेंगे, एक वाई की आय के रूप में बैठा होगा और बेटा एक ए के खर्चे के रूप में बैठा होगा। इन दोनों को आपको इक्वल करना है। क्या करना है? इन दोनों नंबर को इक्वल करना है। तो 9 और 4 इक्वल कहां होंगे? इनका एलसीएम होता है 36। 36 पर जाने के बाद ये इक्वल हो जाएंगे। आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, इसमें हम 9 से गुणा कर देते हैं, 9 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। ठीक है? आप बोलोगे हाँ सर। इसमें हम 4 से गुणा कर देते हैं तो भी ये भी 36 हो जाएगा। तो आप बोलोगे 9 चौक 36 और 7 चौक 28। अब रेशो हो गए बैलेंस। अब आप घटा सकते हो, और जब आप घटाओगे, आप 45 में से 36 घटाओगे तो 9 आएगा, और बेटा 36 में से 28 घटाओगे तो 8 आएगा। तो ये आएगा 9:8 एंड दैट इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, जो बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अपनाता है वो यहां से ही बात समझ जाएगा। सर ये 9 और 4 बराबर करने हैं तो ऊपर 9 से गुणा कर दो, नीचे 4 से। 9 से गुणा करोगे 9 पंजे 45, 9 चौक 36। 4 से गुणा करोगे 9 चौक 36, 7 चौक 28 और घटा दोगे। डन है बातें? समझ आ रही है? इजी था? आप बोलोगे हाँ सर। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी होते हैं जहां पे आपको पहले रिलेशन को डिफाइन करना पड़ता है, रिलेशन बनाना पड़ता है जो दिया हुआ है। ठीक है? आप बोलोगे हाँ सर, बात समझ में आ गई। जैसे देखो एक क्वेश्चन ये भी आपका इसके जैसा ही है, ये भी क्वेश्चन आपके इसके जैसा ही है। बोल रहा है द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:2। दो लोग हैं, द रेशियो ऑफ ए एंड बी। बेटा यहां पे इनकम्प्लीट है, द रेशियो ऑफ इनकम आना चाहिए, रेशियो ऑफ इनकम आना चाहिए, इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2। दो लोगों की इनकम का रेशियो ये था एंड देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो ये था। बोल रहा है इफ बी स्पेंड 3/4 ऑफ हिज इनकम। तो देखो ध्यान से, दो लोग, एक ए और एक बी, इनकी इनकम की बात कर रहे हैं हम। आप बोलोगे इनकम है 3:2। एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा कितना, 4:3। ठीक है बेटा। अब लेकिन क्वेश्चन सोल्व तब होगा जब इनका एक रिलेशन दिया है, उस रिलेशन को आप अप्लाई कर पाओ। क्या रिलेशन दिया है? बोल रहा है सर इफ बी स्पेंड 3/4 ऑफ हिज इनकम। बी अपनी इनकम का 3/4 हिस्सा खर्च कर देता है। देखो बेटा इस 3/4 से समझो कि सर 3/4 का मतलब क्या है। सर ये इनकम है, ये इनकम है, और बेटा ये आपका एक्सपेंडिचर है। और किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बी के बारे में। किसके बारे में? बी के बारे में। अगर बी की इनकम 4 है तो बी का एक्सपेंडिचर कितना है बेटा? 3 है। अब ध्यान से बात समझना, बी की इनकम सर 2 है और ये कितना है? 4 है। ठीक है, सॉरी बेटा, सॉरी, गलत, माफी चाहता हूं। बी की इनकम 2 है और बी का एक्सपेंडिचर कितना है? 3 है। तो आप ये बताओ क्या हम यहां पर देख पा रहे हैं बी का एक्सपेंडिचर ऑलरेडी 3 है? तो यहां पे तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी।
अगर मैं इसको 4 बनाना चाहूँ तो बेटा मुझे यहाँ पर 2 से गुणा करनी पड़ेगी। किससे गुणा करनी पड़ेगी? 2 से। और 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा आपका 4। यस या नो? 6 और 4 आप देख सकते हो, ये 6 और ये 4, और ये क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा 4 और 3। अगर मैं यहाँ पे अब घटाऊंगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाऊंगा तो ये आएगा 2:1। 2:1। ऑप्शन नंबर है कोई? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये आपके क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा? आप बोलोगे हाँ सर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल दिमाग में छपरी है, हाँ या ना? आपको ये चैप्टर एहसास करा देगा कि मैथमेटिक्स में मैं आपको कितना सिखाने वाला हूँ। दूसरी चीज आपको बता दूं बेटा, यहाँ पर जब हम रेशो टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उस रेशो टॉपिक को जितना डीपली आप पढ़ लेते हो उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आगे वाले चैप्टर में। क्यों? क्योंकि परसेंटेज रेशो है, प्रॉफिट लॉस रेशो है, डिस्काउंट रेशो है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, सारा का सारे चैप्टर क्या है? रेशो है। ये सारे के सारे रेशो से सॉल्व होंगे। देखो ध्यान से आप बोलोगे हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन देखो वो क्वेश्चन किसका था? आप देखो एग्जाम का नाम। सर पिछले वाला क्वेश्चन था हमारा, दिया नहीं कौन सा एग्जाम था, और ये देखो ये मेंस का था। सोचो इस मेंस का क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल प्री से आसान है। ये देखो ये प्री का है आपके सामने क्वेश्चन, एसएससी सीएचएसएल का। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर किसी को लगता है कि एसएससी जीडी में आसान क्वेश्चन आएगा, नहीं बेटा, जब एग्जामिनर रखना चाहेगा ना तो वो बड़ा बड़ा खतरनाक क्वेश्चन रख देगा। जैसे मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था जो स्टूडेंट्स वाला था, स्टूडेंट ऐड होते हैं, एसएससी जीडी वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री और मेंस सबसे टफ था। तो समझ रहे हो बात को? आपको मैथमेटिक्स सीखनी है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो यहां पे स्टेट गवर्नमेंट का पढ़ना बहुत आसान है। ठीक है, देखो ध्यान से, बोल रहा है द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, यानी कि यहां पर आपको ए और बी की इनकम का रेशियो दे दिया। क्या दे दिया? ए और बी की इनकम का रेशियो दे दिया, वो दे दिया 4:3। ठीक है बेटा? उसके बाद में बोल रहा है द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 5/12। अच्छा, ए का एक्सपेंडिचर जो है बेटा वो उसकी जो इनकम है उसका 5/12 है। 5/12। तो आप ये बताओ, यहां से एक बात दिमाग में सेट हो रही है सर हमारे कि सर अगर ये उसकी इनकम है, ए की इनकम है, तो ये एक्सपेंडिचर होना चाहिए रेशो में। आप बोलोगे हाँ सर यही होना चाहिए। ठीक है? एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 7/15 ऑफ हिज इनकम, यानी कि बी के साथ क्या है? अगर ये बी की इनकम है तो बेटा ये बी का एक्सपेंडिचर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर ये भी बात हमारे समझ में आ गई। अब देखो क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर, उनके जो एक्सपेंडिचर है उनका डिफरेंस कितना है? वो है बेटा आपका 4500। फाइंड द इनकम ऑफ बी, बी की इनकम आपको बतानी है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो ऐसा कोई इशू तो नहीं किसी को, हिंदी में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, देखो अंग्रेजी में एक एक लाइन पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको हिंदी में भी क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। अब मैंने बोला एक काम करो बेटा, एक बड़े ध्यान से बात सुनो। यहां पर आपने देखा सर ये जो है 4 और 3, ये ए और बी की इनकम का रेशो है 4 और 3। बड़े ध्यान से बात समझना, 4 और 3। ठीक है बेटा? आप बोलोगे यस सर। क्लियर बात? आप बोलोगे यस सर। अब अगर मैं यहां से इसमें 5/12 से गुणा कर दूं, बड़े ध्यान से बात समझना सर, ये इनकम से एक्सपेंडिचर का रेशो बन जाएगा, और यहां पे कर दो 7/15 से गुणा, इनकम से एक्सपेंडिचर का रेशो बन जाएगा। ठीक है? यानी कि ये इसका एक्सपेंडिचर होगा, ये इसका एक्सपेंडिचर होगा। आप बोलोगे यस सर। ध्यान से, बड़े बड़े ध्यान से बात समझना। इसको अगर मैं रेशो में बना दूं, दूसरा तरीके से भी बताऊंगा, पहले इस चीज को समझ लो। अच्छा, 4 से कितनी बार कटेगा?
आप बोलोगे 3 बार कटेगा। ठीक है, 3 से कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे 5 बार कटेगा। तो ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा आपका 21। कितना हुआ बेटा, 21। क्लियर है बात, आप बोलोगे हाँ सर। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां से मैं आपसे रेशो में बता सकता हूं, रेशो में बता सकता हूं सर, अगर बी का देखा जाए, उनका अंतर देखा जाए, अंतर 4 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि उनका अंतर कितना है, तो आप बोलोगे अंतर है 4 रेशो, अंतर 4 रेशो। कब, जब बेटा, सॉरी यहां पे क्या था, यहां पे था आपका, यहां पे क्या था बेटा उनका, ये एक्सपेंडिचर, हमने इनकम से एक्सपेंडिचर का रेशो बना दिया। अब आप यहां से ये बात समझ पाए सर, अगर मैं बोलूं ए की इनकम, ए का एक्सपेंडिचर तो 25 और बी का एक्सपेंडिचर 21, अंतर 4। अब इस 4 रेशो का मान आपको 4500 दिया है, बड़े ध्यान से बात समझना। 4 रेशो का मान दिया है आपको 4500, तो 4500 को बेटा अगर मैं 4 से भाग दूं तो 1 रेशो का मान आ जाएगा। किसका मान आएगा, 1 रेशो का। और यहां पे मैं इस 21 से गुणा कर दूं तो फिलहाल के लिए ये जो आएगा, ये जो आएगा, ये जो आएगा बेटा, ये आएगा आपका एक्सपेंडिचर ऑफ बी। आप बोलोगे हाँ सर ये एक्सपेंडिचर ऑफ बी है। ये क्या है, हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑफ बी है। अगर ये एक्सपेंडिचर ऑफ बी है और हमें बताना है इनकम ऑफ बी, तो देखो रेशो में एक्सपेंडिचर ऑफ बी 7 है, इनकम ऑफ बी कितना है, 7 है। तो इसमें बेटा आप क्या करोगे सर, यहां पर 15 से गुणा कर दोगे और 7 से भाग दे दोगे। ठीक है, 15 से गुणा कर दोगे और 7 से भाग दे दोगे। देखो 7 से ये कटेगा कितनी बार, आप बोलोगे 5 बार। ठीक है, अच्छा 4 से कितनी बार कटेगा, देखो ध्यान से, मैं इसको लिखूंगा 45 गुणा 25 और गुणा 45। हाँ या ना, सॉरी ये 7 से बेटा यहां पे मिस्टेक हो गई है, ये 3 बार कटेगा। कितनी बार, 3 बार। अच्छा 15 दिया 45, तो आप बताओ 45 का स्क्वायर क्या होगा, 5 चौक 20, 2025, और 2025 में आपको 25 की गुणा करनी है, 25 की गुणा करनी है, यस या नो। तो ध्यान से देखना, 25 25 625 और 25 दूनी 50, तो यानी कि 50,625 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये बेटा रेशो का एक खेल था जबरदस्त वाला। ठीक है, एक तरीका ये होता है बेटा, यहाँ पे आपको क्या बोलेगा सर, ये जो 15 है और जो ये 12 है, इनका एलसीएम लेकर आप यहाँ से इनकी इनकम निकाल लो। पहले पहले क्या निकाल लो, इनकम, इनकम में मल्टीप्लाई कर लो, वहाँ से इनकम आ जाएगी अलग से, और जब अलग से इनकम आ जाएगी उससे फिर वापस आप इनके एक्सपेंडिचर निकालो, और जब वापस एक्सपेंडिचर निकालोगे फिर डिफरेंस लेके कंपैरिजन कर दो। वो भी तरीका आसान है, ये भी तरीका आसान है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच ज़्यादा है, वहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट है, वो आप ट्राई करना खुद से। मैंने आपको बता दिया क्या करना है, मैं फिर बता रहा हूँ। जैसे आपने क्या किया, 4 और 3 इनकी इनकम है, इनका एलसीएम आएगा 60, तो 60 से यहाँ गुणा कर लो और 60 से यहाँ गुणा कर लो, ये क्या हो जाएगा, इनकम का रेशो। अब अपनी एक्सपेंडिचर बता दो, मैं ही कर देता हूँ, है ना, मैं ही कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर किसी बच्चे को लगे कि ये करना है तो वो उसको कर सकता है। ठीक है, देखो ध्यान से बेटा कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला, 2 लोग ए और बी, आपने बोला यस सर, ए और बी। अच्छा इसका इनकम 4, इसकी इनकम 3 और गुणा कर दो 60 से। आप बोलोगे 60 कहां से आया सर, 60 कहां से आया बेटा, मैंने बोला ये जो 60 आया बेटा, ये आया 15 और 12 का एलसीएम। आपने बोला क्यों लिया सर 15 और 12 का एलसीएम, बेटा 15 और 12 का एलसीएम इसलिए लिया, जब मैं इसमें इसका एक्सपेंडिचर निकालूंगा तो ये आपका 240 है, और इसमें मैं 240 में
भाग दूंगा 5 बटे, गुणा करूंगा 5/12 से, तो ये जो 12 से है ना, ये 60 कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो 12 से इसको भाग दूंगा 20, 20 पंजे 100। अच्छा, ये 180 आया, इसको 180 गुणा 7/15 करना है, हाँ है ना, तो ये आया आपका 84। तो यहां से एक बात समझ में आई सर, इनका अंतर 16 था, दोनों के किसका, एक्सपेंडिचर का, और बी की इनकम 180 थी, बी की इनकम 180 थी। बस आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर दो। कैसे सर, 4500 डिवाइड बाई 16 और इंटू 180, इसको हम सोल्व करेंगे तो अपना आंसर वही आएगा 50,625। 50,625 दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो तरीके दोनों सेम ही है, बेसिक है, दोनों को आप समझ सकते हो अपनी अप्रोच में, जो आपको अच्छा लगे उसको आप अपनी अप्रोच में यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, डन है, आप बोलोगे हाँ सर। समझना बेटा, आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपके जो 16 क्वेश्चन है वहां पे रेशो आपका खत्म हो जाएगा, 16 क्वेश्चन और बचेंगे, जहां से यानी कि टोटल हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं रेशो में, 80 कितने बेटा, टोटल है 76, और कितने हो गए हमारे हो गए अभी तक 59, यानी कि 17 क्वेश्चन आपके बचे। अब आप इस बात को समझ लो, हर टाइप का क्वेश्चन है, अगर 76 क्वेश्चन है ना, ये 76 क्वेश्चन है तो 70 टाइप्स है। कितने टाइप्स है बेटा, 70 टाइप्स है। तो हर प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया गया है। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप प्रैक्टिस सीट्स का सहारा लेना, वहां पे आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एक काम जरूर कर देना, आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, जिनको मैथमेटिक्स पढ़ना है और इजी वे में पढ़ना और कम समय में पढ़ना है। तो जय हिंद, जय भारत।